जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। आप सभी का फिजिक्स का पेपर हो चुका है और फिजिक्स का पेपर आप सभी का बहुत अच्छा हुआ है। आप में से कई बच्चों ने कमेंट किया, तो प्यारे बच्चों आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके फिजिक्स के एग्जाम के लिए। अब आपको फिजिक्स के एग्जाम से कई बच्चों का अच्छा भी होगा, कई बच्चों का उतना अच्छा नहीं हुआ होगा, बट अब आपको उस पेपर की टेंशन नहीं लेना है। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो भी हुआ अच्छा हुआ, बट अब आपके हाथ में है जो चीज़ वो आप अच्छा कर सकते हैं, वो है केमिस्ट्री का पेपर। आप केमिस्ट्री के पेपर में एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने फिजिक्स में अगर गलती की हैं तो वो केमिस्ट्री में आपको नहीं करना है। केमिस्ट्री के पेपर में आपको रेड जो पेन आते हैं वही लेकर जाना है, आपको ब्लू पेन लेकर जाना, नीला स्केच लेकर जाना, एक पेंसिल और एक आपको पटरी लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है फिजिक्स केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के पेपर में। बट क्या होता है, देखो केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा वो भी 70 मार्क्स का आएगा। सारी चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए। पेपर का टाइमिंग रहता है 3 घंटे 15 मिनट, इसमें आपको किसी में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो केमिस्ट्री का पेपर है, आपको किससे कैसे आपकी अपनी कॉपी पर फिल करना है। आपको पता है आपकी कॉपी कैसी आ रही है। सपोज दैट ए मान लो अभी आपके पास ए है बोर्ड की कॉपी, आपने अपना रोल नंबर लिखा, वही रोल नंबर आपने अंकों में लिख दिया नीचे शब्दों में 2 2 2 2 1 4 7 4 7 4 0 1 0, ये आपने रोल नंबर लिख दिया। अब आपको विषय में क्या डालना है, आपका विषय क्या है, रसायन विज्ञान। आपने रसायन विज्ञान सब्जेक्ट डाल दिया, प्रश्न पत्र फर्स्ट डाल दिया। अब जो है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, आपका जो केमिस्ट्री का पेपर आएगा उस केमिस्ट्री के पेपर पर यहाँ पर जो अंकित संकेतांक होंगे वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। ये सारी चीजें आप डालेंगे। आपका एग्जाम जो है शनिवार को है, 8 मार्च को है, आप ये डालेंगी। पाली आपकी द्वितीय रहती है। अब आपका जो भी केंद्र जहाँ भी आप पेपर दे रहे हैं, जिस सेंटर पे आप अपना एग्जाम दे रहे हैं, उसका आप अपने यहाँ पर नाम डाल देंगे। मैंने डाल दिया XYZ इंटर कॉलेज, तो अब आपको XYZ इंटर कॉलेज नहीं डालना है, आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है जहां पर भी आप अपना पेपर एग्जाम दे रहे हैं। समझ गए इस चीज को। और नीचे के आपको कुछ भरना नहीं, ये सारी चीजें आपको इतना करना है। जब आप इसको भर लेंगे, फिल कर लेंगे, फिर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर को, ये आपकी कॉपी है सपोज दैट। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। इसमें जो सही विकल्प है वो चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर का जो दिया गया इसमें कह रहा है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। विलयन की मोलरता गणना करना है, यानी कि विलयन की मोलरता M जो है वो हमें निकालना है। देखो 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता आपको निकालनी है। और मैंने आपको बताई है कि विलयन की मोलरता आपको कैसे निकाली जाती है। देखो एक कॉपी है, मैंने इस कॉपी को लिया और इसका ये फर्स्ट पेज है, इसको ओपन किया। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इधर देखेंगे, आपको कैसे करना है सारी चीज़ें देख लो, क्योंकि वहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। आपने डाला प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, आपने प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाला और प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं ये आपका एक न्यूमेरिकल है। क्या है बच्चों, एक न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर ओनली ऑन जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री से ही न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 ही चैप्टर आपके सिलेबस में जहां से न्यूमेरिकल आएंगे, और ए वाला जो न्यूमेरिकल है उन चैप्टर में से एक चैप्टर आपका है विलियन चैप्टर है, सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, उस चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है। इसमें हमें 5 ग्राम NaOH, यानी कि इसमें जो है भार दिया गया कितना 5 ग्राम, NaOH का अनुभार निकालेंगे इतना ml, यानी कि वॉल्यूम हमें दिया गया है। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर नोट करेंगे। मोलरता हमसे पूछी गई, हम हल लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का हम का खंड सॉल्व कर रहे हैं, दिया गया है। ये सारी चीज़ें हमें सूत्र या फॉर्मूला पता है, इस सूत्र में हम मान रखेंगे। NaOH का अनुभार निकालेंगे। देखो NaOH का अनुभार, Na का 23 होता है, O का ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका आएगा 40। और इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपका एक मान आएगा M = 0.278 मोल लीटर इनवर्स, यानी कि ए जो है। और इसके नीचे आपको ब्लू जो आपको मैंने बताया था स्केच पेन लेकर आप जाएंगे, ए वाला स्केच पेन, इससे आप क्या करेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे जो भी आपका आंसर आता है। और अब हमारा ये आंसर आ गया। अब सोचो ये आंसर हमारा जो है चौथे वाले विकल्प में फिट बैठ रहा है, तो हमने ए वाला आंसर टिक कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, और आंसर में लिख दिया 4th वाला विकल्प हमारे इस क्वेश्चन पेपर का सही है। इस तरीके से अगर आप पेपर के अंदर करते हैं तो मैं कहता हूं अगर ये 1 नंबर का है तो आउट ऑफ 1 नंबर आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। समझ गए इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर इसी का पहले का खा खंड है कि संकुल है दिया गया K3 CO C2O4 C3 C2O4 का होल्टराज में CO यानी कि जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। बच्चों जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है उसे हम X मान लेते हैं। पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है,
एक ऋणात्मक लिगेंड है। देखो कैसे करना है, समझ लो इसको। अब हमने इस पेज पर एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमने सेकंड पेज पलटा। अब हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने वाला है। अब हमारे पास जो संकुल यौगिक दिया गया वो क्या है, देखो ध्यान से, वो दिया गया K3CO C2O4 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो K का होता है 1, ठीक है, 3 है तो 3 लिख दिया, प्लस हमने X माना जिसका हमें निकालना है। फिर हमने ये जो C2O4 दिया गया ऋणात्मक लिगेंड होता है और कितना, 2 3 ऋणात्मक, इसकी घात जो होती है माइनस की 2 होती है और होल थ्राइज का मतलब 3 इक्वल टू 0। इसको जब हमने सॉल्व किया तो X का मान 3 आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन पेपर के अंदर देखना है X का मान किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। X का मान जो 3 है वो हमें दूसरे वाले तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, X का मान 3 लिखकर हमने इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर लिख दिया, जिससे एग्जामिनर डायरेक्टली समझ ले कि हमें कौन सा विकल्प इसका सही होगा। और इसमें इस तरीके से अगर आप करते तो 1 नंबर इसका भी आपका पूरा मिल जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए हों, ठीक है। अब आप जैसे ही आप अगला पेपर ओपन करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर गा खंड है। देखो क्या कह रहा है, जब आप इसका गा खंड देखेंगे, गा में कह रहा है ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। इनमें से एक ऐसा तत्व है जिसमें परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती, यानी कि परिवर्तन यानी कि चेंज वाली जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो नहीं पाई जाती। वो किसमें नहीं पाई जाती बच्चों, आपकी ESC जो है आपका, इसमें पहला वाला आपका ऑप्शन सही है, यानी कि जो आपका SC होता है इसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या नहीं पाई जाती है। अब देखो अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यौगिक जिसमें प्रबल सबसे अधिक, प्रबल क्षारीय प्रबल सबसे अधिक है, यानी कि इनमें से एक ऐसा यौगिक है जो क्षारीय प्रबल सबसे अधिक है। बच्चों यहाँ पर क्षारीय प्रबल सबसे अधिक किसकी है उसके बारे में हमें बताना। देखो बच्चों, ये देखो 1-2 डिग्री अमीन है, NH है, ये आपकी अमीन है 1 डिग्री, ये आपकी अमोनिया है, NH3 जो है ये क्या है आपकी अमोनिया है, ये आपका अमोनिया गैस है, ये आपकी 3 डिग्री अमीन है, ये आपकी 2 डिग्री अमीन है, ये आपकी 1 डिग्री अमीन। यहाँ पर क्षारीय प्रवृत्ति सबसे अधिक किसकी होती है बच्चों, जिसकी ज्यादा डिग्री अधिक होगी। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, 3 डिग्री वाला। तीसरा वाला विकल्प आपका सही है। तो आप कैसे कॉपी में लिखेंगे, इसमें आप लिख देंगे घा जो है इसका तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ तक पर हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन कहता है यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। इनमें से एक ऐसा यौगिक है जो डाइसैकेराइड नहीं है। देखो एक होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या सैकेराइड भी कहते हैं। देखो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड होते हैं। और इसमें कह रहा है ऐसा कौन सा है जो डाइसैकेराइड नहीं। इसमें डाइसैकेराइड कौन नहीं, तो बच्चों सेलुलोज जो है वो एक डाइसैकेराइड नहीं होता, आप सभी को पता है। तो इसका हमारा अड़ा का दूसरा वाला विकल्प सही है, तो हम अड़ा लिखेंगे और इसमें आपका दूसरा वाला सही वो हमने लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिक की पहचान टालेन अभिक्रमक से होती है, यानी कि इनमें से कौन सा यौगिक है जिसकी पहचान टालेन अभिक्रमक से होती है। देखो अल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है। एक चीज समझ रहे, ये 3 आपको, एक चौथा आपका कीटोन भी दिया है, ठीक है, कीटोन का CO लिख दो, ठीक। अब मान लो देखो अगर आपको ये 4 यौगिक दिए गए हैं, 4 खंड में कह रहा है इनमें से किसकी पहचान टालेन अभिक्रमक से होती है, जो आपका टालेन अभिक्रमक है उससे किसकी पहचान होती है। तो याद रख लेना टालेन अभिक्रमक के द्वारा किसकी, CHO, यानी कि बच्चों एल्डिहाइड की पहचान होती है। तो हमारा इसका दूसरा विकल्प सही है, हम इजली से लिख देंगे हमारा इसका दूसरा वाला सही है। तो इस तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं हुई है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 आती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 2 में पहला क्वेश्चन दिया गया काखंड कह रहा है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को फॉर्मूला दिया गया। एथिलीन ग्लाइकॉल को 450 ग्राम जल में मिलाया गया बिलियन। अब यहाँ पर आपको निम्नलिखित की गणना करना है। यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए और 1+1 के रूप में पूछे गए, यानी कि ये वाला भी आपका 1 नंबर का है, नीचे वाला भी आपका 1 नंबर का है। पहले में पूछा गया बिलियन में हिमांक, बिलियन के हिमांक में अवनमन क्या है और बिलियन का हिमांक क्या है। चलो हिमांक में अवनमन आप निकाल लेंगे, हिमांक बिलियन का हिमांक तो आप इजली से कैलकुलेट कर देंगे। देखो यहाँ पर 2 भार दिए गए, यानी कि एक स्मॉल w का वैल्यू दी गई है और आपके कैपिटल W की वैल्यू दी गई है। एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार निकालेंगे। देखो कैसे लिखना है समझो। आपको सबसे पहले डालना है इस पर, इधर देखो यहाँ पर पड़ा है क्वेश्चन नंबर का हल, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 उसका का है, इसका हम हल देख रहे हैं। दिया क्या गया, स्मॉल w का मान दिया गया, कैपिटल W का मान दिया, इनको हमने लिख दिया। अब बच्चों हमें निकालना
C2H6O2 यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार। हमें सभी का अणुभार निकालना रहता है, जिसका भी हमें दिया गया, और अणुभार हम उसका निकालते हैं जो विलेय रहता है, विलायक का नहीं, विलेय के अणुभार की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहेंगे यहाँ पर सर जी 450 ग्राम जल भी है, आप जल का अणुभार क्यों नहीं निकाल रहे? बच्चों जल का अणुभार नहीं निकालते, यहाँ पर उसका अणुभार निकालते हैं जो चीज़ क्या होती है, विलेय होती है। क्या होती है बच्चों? विलेय होती है, हम उसका अणुभार निकालते हैं। तो यहाँ पर विलेय क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल है, तो हम जाहिर सी बात एथिलीन ग्लाइकॉल की अणुभार निकालेंगे। अगर सपोज डेट मान लो कि यहाँ पर विलेय अगर जल होता तब हम जल का अणुभार निकाल लेते, एथिलीन ग्लाइकॉल विलायक होता, बट ऐसा संभव नहीं है। ठीक, अब ये हो गया। फिर हमें सूत्र पता है, विलयन के हिमांक में अवनमन का सूत्र होता है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल w इंटू में 1000 अपॉन में m इंटू कैपिटल। एक फार्मूला होता है, ये आपका सूत्र होता है। कुछ मान कांस्टेंट होते हैं, जैसे KF जो है, इसके लिए जल जो होता है, जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है, इसका मान कांस्टेंट है। हमें सारे मान को यहाँ पर पुट करेंगे, सारी वैल्यू को रखेंगे और हमारा जो आंसर है उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला आंसर जो डेल्टा TF इक्वल टू आया है, जो विलयन के हिमांक में अवनमन आया है, वो 2 केल्विन आया है। अब इसका तो मान आ गया आपका 2 केल्विन, ये आपका आंसर आ गया 2 केल्विन, आपको 1 नंबर मिल गया। अब विलयन का हिमांक निकालना है, अब हमें इसको भी सॉल्व करना है, विलयन के हिमांकों को भी। तो देखो बच्चों, इसका आप इधर पलटेंगे, आप विलयन का हिमांक निकालेंगे। देखो विलयन का हिमांक निकाला जाता है, विलयन का हिमांक जल का हिमांक माइनस के TF, जल का हिमांक लिख लेंगे माइनस का TF। जल का हिमांक मोस्टली हम 273 केल्विन लेते हैं, ठीक है, तो इसको लिखकर हम इसका मान 271 केल्विन आ जाएगा। तो विलयन का जो हिमांक आएगा, इसमें विलयन का हिमांक जो आया है 271 केल्विन आ गया। इस तरीके से अगर हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 नंबर जो हैं पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर खा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही खा खंड है। निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। ये जो आपको पद दिए गए, इनको परिभाषित करना है। पहले आपको मोलंस को परिभाषित करना है, फिर आपको मोललता को परिभाषित करना है। मोलंस को मोल प्रभाज भी कहते हैं, इसी को मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, इन दोनों की हमें परिभाषा निकालनी। किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या को उस विलयन के मोलंस या मोल प्रभाज कहते हैं। आपको कितनी बार भी मैंने इस डेफिनेशन को बताया, तो आप लिख लेंगे इस डेफिनेशन को। देखो क्या लिखेंगे, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। मोलंस, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को उस मोलंस या मोल प्रभाज कहते हैं। देखो, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या, इनका एक अनुपात आएगा, इनकी संख्या के बराबर, मोलों की संख्या के अनुपात को मोलंस या मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे बच्चों, अगर हमें मोलंस निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, तो उस घटक के अवयव के मोलों की संख्या बटे उस विलयन में कुल कितने मोल हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुल घटक के मोलों की संख्या। और विलयन होगा, उसमें 2 ही चीज होते हैं, एक विलय होगा या दूसरा विलायक होगा। फिर बच्चों बात करते हैं मोललता की। मोललता क्या होता है, किसी विलयन के एकांक भार विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। विलय के मोलों की संख्या बटे विलय का भार जो है वो किलोग्राम में लिया जाता है। ये मोललता का फॉर्मूला होता है। आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। लेंथेनाइड आकुंचन की विवेचना कीजिए। लेंथेनाइड आकुंचन होता क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन की विवेचना कीजिए। और एक क्वेश्चन भी आपका बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया, आकुंचन के जो प्रभाव होते हैं उनकी आपको विवेचना भी साथ साथ करना। तो देखो, सबसे पहले आपको डिफिनेशन जो है वो देखनी है लेंथेनाइड की। जब आप इनकी परिभाषा लिखेंगे, सबसे पहले किसकी लिखें, लेंथेनाइड आकुंचन है क्या, फिर लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव क्या है इसके बारे में। तो देखो, लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। समझ के फिर बात आती है लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव क्या हैं। हम 1 से 2 प्रभाव लिख देंगे और हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ 2 नंबर का है, तो हम इतना लिख देते हैं, काफ़ी है। लेंथेनाइड आकुंचन के कारण आयनों का आकार बढ़ता है। लेंथेनाइड आकुंचन के कारण जो आयन होते हैं उनका आकार बढ़ता है, इससे लेंथेनाइड आयनों और OH आयनों के बीच सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। लेंथेनाइड आयन के कारण
हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय सामर्थ्य घटती है। हाइड्रोक्साइड जो होते हैं उनकी क्षारीय सामर्थ्य होती है वो घटती है। इस वजह से LaOH का होल थ्राइड सबसे ज़्यादा या सबसे प्रबल क्षारीय होता है, इस जबकि LeOH का होल थ्राइड सबसे कम क्षारीय होता है। समझ गए? तो एलेंथेनाइड आकुंचन के कुछ प्रभाव थे जिनके बारे में हमने लिखा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया FeNH3 का होल ट्वाइड CN4 निगेटिव में ज्यामितीय समावयवियों की संरचना दर्शाइए। ज्यामितीय समावयवी जो हैं इनकी आपको संरचना बनानी। तो देखो, एक आपका इसका समपक्ष बनेगा, एक आपका विपक्ष बनेगा, आपको इस तरीके से बना देना। इतना तो आप कर ही लेंगे, ये सारी चीज़ें जो संरचना है वो बना लेंगे और आपने सीख भी लिया होगा कैसे बनाया जाता है। चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नोत्तर संख्या 3, इसका का खंड कह रहा है। एक आपको यौगिक दिया गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि ब्यूटेन के मुक्त मूलक क्लोरीन के बनाने वाली सभी संभावित मोनोक्लोरो, इस वर्ड पर ध्यान देना, मोनोक्लोरो संरचनाओं को समावयवों की पहचान कीजिए। मोनोक्लोरो जो संरचनाएं बनेंगी उनके समावयवों की। तो देखो इसमें बच्चों 2 ही मोनोक्लोरो बनेगी, एक इस तरीके से बनेगी, इसका देखो IPSC नाम मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि ब्यूटेन 1 क्लोरो या क्लोरो ब्यूटेन कह सकते हैं इसको, मेथ एथ प्रोप ब्यूट यानी कि 2 क्लोरो ब्यूटेन हम कह सकते हैं। ये जो आपकी 2 मोनोक्लोरो बनने की संभावना यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, फिनोल जो है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। देखो बच्चों, फिनोल जो होता है उसका सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। देखो रिंग के अंदर इसको लिखते हैं OH, यहाँ पर C6 ऐसे C6H5OH, ये आपका फिनोल हो गया। वहीं पर एथेनॉल होता है CH3CH2OH, दोनों में OH समूह है। इसमें कह रहा है फिनोल जो है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। कारण सही समझाइए ऐसा क्यों होता है, और इसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे 2। तो देखो बच्चों, क्योंकि फिनोल में OH समूह क्लोरीन रिंग से जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। फिनोल में जो OH समूह है वो किससे जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा होता है, जिसमें H पॉजिटिव आयन आसानी से निकल जाता है, जिसमें H पॉजिटिव आयन जो है वो आसानी से निकल जाता है। एथेनॉल C2H5OH इसको कह सकते हैं, में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एथेनॉल में OH समूह एल्काइल समूह से जुड़ा होता है, जिससे H पॉजिटिव आयन जो है आसानी से नहीं निकल पाता। आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, इसका खा खंड हो गया, इसका गा खंड देखो बच्चों। इसके गा खंड में कह रहा है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए एल्डिहाइड तथा एसीटोफिनोल तथा बेंजोफिनॉल। एल्डिहाइड और कीटोन में देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में आपको एक अंतर लिखना है। एल्डिहाइड टालेन अभिक्रमक से क्रिया कर लेता है, एल्डिहाइड जो होता है वो टालेन अभिक्रमक से क्रिया कर लेता है, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड टालेन अभिक्रमक से क्रिया करता है एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था, अगर वो क्वेश्चन आपको याद होता तो आप लिख देते। एल्डिहाइड जो है टालेन अभिक्रमक से अभिक्रिया कर लेते हैं, एसीटोन टालेन अभिक्रमक से अभिक्रिया नहीं करते, इसका एक अंतर हो गया। दूसरा एसीटोफिनॉल तथा बेंजोफिनॉल में अंतर देखो, दूसरा आपका है एसीटोफिनॉल तथा बेंजोफिनॉल में अंतर। एसीटोफिनॉल एक एरोमेटिक कीटोन है, बेंजोफिनॉल एक डाई एरोमेटिक कीटोन है। आपको इतना छोटा छोटा लिख देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में है, क्योंकि एक देखो 1+1 दिया गया, यानी कि 2 नंबर में दोनों है। अगला न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर, और एक क्वेश्चन 2 नंबर में है, तो 2 नंबर में है तो 2 नंबर की तरह में इसे लिखना होगा। भाई जितने नंबर का आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका आंसर देंगे। अगर वो आधा नंबर का क्वेश्चन है और आप चाहे उसमें 2 से 3 पेज भर दें, कोई फायदा नहीं, मत भरो भाई, ये बेवकूफ़ी। एग्जामिनर भी आपको नंबर नहीं दो, अगर आप 4 पेज भर देते हो आधे नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको नंबर तो आधा ही मिलना ना, और आधा नंबर मिलने का मतलब होता है उसमें लगभग 10 वर्ड लिख देना है। देखो, एक तरफ आपको न्यूक्लियोसाइड लिखना है और एक तरफ न्यूक्लियोटाइड लिखना है। न्यूक्लियोसाइड यह नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा से मिलकर बना होता है, यह नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा व फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। ये क्षारीय होता है और ये अम्लीय होता है। आपके 2 इसमें महत्वपूर्ण अंतर हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अगला प्रश्नोत्तर संख्या आपकी 4 है। तो आपने पेज पलटा और यहाँ पर लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 4, और आपने प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखने के बाद आपने क्वेश्चन पढ़ा, विलेन को परिभाषित कीजिए। विलेन की परिभाषा क्या? ठीक है, किसी विलेन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? किसी भी विलेन का जो सांद्रण है उसे हम लोग कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तो विलेन को सांद्रण को व्यक्त करने के लिए जो चीजें होती हैं उसके बारे में सबसे पहले विलेन की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम लोग विलेन कहते हैं।
दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। फिर जैसे बच्चों चीनी प्लस पानी इक्वल टू शरबत बनाते हैं, विलेन ही होता है। ठीक है, विलेन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां, यानी कि जो विलेन का सांद्रण है उसे व्यक्त करने वाली जो विधियां हैं उनके बारे में देखो। एक आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम होता है, मोलरता, नॉर्मलता, मोलन्स या मोल प्रवाह। एक कुछ विधियां हैं जिससे हम विलेन के सांद्रण को व्यक्त कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो आपका। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघट्ट के विलेन की मोलर चालकता, विलेन की चालकता तथा मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। देखो बच्चों, तथा सांद्रण के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। देखो, किसी वैद्युत अपघट्ट के विलेन की चालकता, कोई भी वैद्युत अपघट्ट उसकी चालकता विलेन की तथा मोलर चालकता की आपको परिभाषा देनी। ठीक है, एक एक नंबर में परिभाषा दोनों की हो गई। साथ साथ एक नंबर में आपसे पूछा गया सांद्रण के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सांद्रण के साथ इसमें होने वाले परिवर्तन की विवेचना करना। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो खा खंड है। सबसे पहले में चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के, कोई भी चालक है उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे बच्चों कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा इक्वल होता है 1/2। वहीं पर बच्चों आपकी आती है मोलर चालकता। देखो मोलर चालकता क्या होती है, एकांक आयतन की विशिष्ट चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। एकांक आयतन की विशिष्ट चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। इसे बच्चों लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये दोनों सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में से सूत्र, इन चीज़ों की हमें नीड पड़ती रहती है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सांद्रण के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना करना। देखो, अगर हम सांद्रता का मान बढ़ाते हैं, घटाते हैं तो चालकता का मान बढ़ता है। यानी कि सांद्रता अगर आप बढ़ाएंगे तो चालकता का मान बढ़ेगा, और अगर आप सांद्रता घटाएंगे, सांद्रता घटाएंगे तो चालकता का मान बढ़ेगा। अगर आप सांद्रता घटाएंगे तो मोलर चालकता का भी मान बढ़ेगा। सांद्रता घटेगी तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा और चालकता का मान भी बढ़ेगा। अगर आप सांद्रता बढ़ाएंगे तो इन दोनों का मान घटेगा। समझ गए इस चीज को? ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की आपको एक तरीके से परिभाषा देनी। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता इतनी से इतनी होने में 5 मिनट का समय लग रहा है, प्रारंभिक सांद्रता के इतने होने में कितना समय लगेगा? देखो बच्चों, एक क्वेश्चन भी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ चुका है, तो समझ लो इस चीज़ को। देखो, सबसे पहले तो आपको लिखनी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या? तो वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती, अभिक्रिया प्रथम कोटि की कहलाती। जैसे ये आपको एक एग्जांपल प्रूफ दिया गया। फिर देखो, अब आपका जो न्यूमेरिकल उसमें क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया ले प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल है। अब आपको इसकी प्रारंभिक सांद्रता जो है उसको ए से लिख देना है। प्रारंभिक सांद्रता इतनी दी गई है। अब फिर इतने से इतने होने में, यानी कि इतने से इतना, यानी कि ए माइनस एक्स का मान इतना दिया गया, 5 मिनट का समय लग रहा है। फिर कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता इतने होने में कितना समय लगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका टाइम निकालते हैं 5 मिनट के अनुसार। जब आप 5 मिनट के अनुसार इसका टाइम निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पर जो है आपके के के मान की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। आपको के का मान आ जाएगा। अब जब आपका के का मान आएगा, दूसरी शर्त में कह रहा है फिर प्रारंभिक सांद्रता जो है इतनी थी, फिर इतने से इतने हो रहे, यानी कि एक्स ए माइनस एक्स का मान इतना हो रहा, अभी इतना था अब इतना हो गया। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे और अंत में आपको इसका जो टाइम है वो आपको टाइम की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका इसका टाइम निकल आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनीथिंग, किसी भी सब्जेक्ट की जो कॉपी है वो लिखने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए इनको सॉल्व कर लेना। अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना आता है, मैं पूरा पेपर चलो आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें आगे जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में समझ लो। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्या हुआ भाई, ये देखो, अगला आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे इसके बढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन रिएक्शन के अंदर देखो, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, इधर देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आएगा। बच्चों इसमें पेपर में जो पेज हैं थोड़ा इधर उधर लग गए हैं। देखो इधर आपका तीसरा पेज नंबर इधर आ गया 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। फिर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, जब ये सारी रिएक्शंस आपको जल्द ही हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको रिएक्शन पढ़ाई जाएंगी। आप इन रिएक्शंस को कर सकते हैं या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं कहता हूँ रिएक्शन आपके लिए ईजी है, मैंने पढ़ा रखा है ईजी तरीके से। फिर आपको IPSC करना है। आप चाहें तो इन IPSC जो आपको योग्य दी गई इनका नाम लिखें, और अगर आप इनका नाम नहीं लिखना चाहते हैं रिएक्शंस को पूर्ण करें, कोई एक ऑप्शन कर सकते हैं आप। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 7 में, इनमें आपको रिएक्शन दी गई है,
रिएक्शन कर सकते हैं या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है, रिएक्शन आपको ईजी हो सकते हैं। फिर आप जब आगे बढ़ेंगे इसका खा खंड आएंगे, खा खंड में आपको ए करना है, चाहे इस करो चाहे आप नेम रिएक्शंस को लिखो। यानी कि पेपर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी आता है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन मैंने आपको बता दूंगा, जो भी बता दिया इससे आगे का भी जल्दी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पेपर में जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, अगर इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा जा। और अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में डाउट रहेगा तो आप एग्जाम के टाइम पर वो डाउट आपको कन्फ्यूजन करेगा और कन्फ्यूज होने से आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप पूछिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चों। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।